उठने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। बताइए साहब, वो ये बता रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अरे मेरे भाई, कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में जायरोस्कोप और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन वो बता रहे हैं। बिल्कुल साहब, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मगर वो 4 व्हीलर है, वो 4 व्हील ड्राइव में डिसेंट्रलाइजेशन होता है और वो 2 व्हील है। और वो कितना मजेदार बात बता रहे हैं कि साहब वो मोटर बाइक में जैसे ही एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है, मतलब लगता है जैसे कोई नट बोल्ट से जुड़ा हुआ हो। ये वैसे ही भाव है जैसे वो सोच रहे हैं भारत में ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, फला अलग हो जाएगा, ढिमा अलग हो जाएगा। आप सोचिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है मेरा, उन लोगों से सवाल है कि आपको उनमें ऐसा क्या नजर आता है। और दूसरे शब्दों में बात कहूं कि इसका मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा, लौट के आने के बाद जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा, संभावना है उसको लेके आएंगे, क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है? वैसे शायद हो सकता है कि वो इसीलिए पढ़े हों, जैसे आपको याद हो ना, वो आप लोगों को भड़काने के लिए भी बोल रहे थे कि आईआईटी के पेपर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सेट करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर जो गरीब लोग हैं उनको वो उसमें से नहीं आ सकते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। यानी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी उनको कास्ट नजर आती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करने का उद्देश्य, मैं यहां राहुल जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं देश से कहना चाहता हूं 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। और आपने देखा इस बार उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इंडिया में 16-17 प्रकार की लैंग्वेजेस हैं। अभी आप देखिएगा, लैंग्वेजेस पे लड़ाई कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर दक्षिण में लड़ाई कराने का प्रयास कर चुके हैं। कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग होना चाहिए? उत्तर हां जी, अलग हो जाना चाहिए। बिहार को लेकर तेलंगाना और डीएमके तमिलनाडु के मंत्री जो बोल चुके हैं वो है प्रांतों में वैमनस्य फैलाओ। भाषा को लेकर तमिल हिंदी, कन्नड़ हिंदी, मराठी हिंदी और अब देखिएगा आने वाले टाइम में बंगला हिंदी। तो जातियों को लेकर अगड़े पिछड़े, सामान्य दलित सब में लड़ाना है। ये उनका पूरा एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं एक पंक्ति में कि जो कुछ पूरी फेहरिस्त नजर आ रही है राहुल गांधी की, एक गंभीर सवाल है देश की राजनीति के लिए और राजनीतिक चिंतकों के लिए। यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। आज लग रहा है कि वो उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लोकतंत्र के हृदय में एक शूल यानी कांटे की तरह है। और एक और बात, अभी आपने देखा होगा, कल विजयदशमी का पर्व था। कांग्रेस के कई नेताओं ने आदतन, फितरतन, शरारतन और दूसरा कहूं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अनाप शनाप अपशब्द बोलते रहते हैं, तो उसमें कुछ नेता रावण बोलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग राम भक्त कार्यसेवकों की हत्या करवाने वाले, उनका समर्थन करने वाले, राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाने पर भी न जाने वाले और बाबर की कब्र पर 3 पीढ़ियों तक बगैर बुलाए जाकर सिजदा करने वाले,
कि 1959 नेहरू, 69 इंदिरा गांधी, 2005 मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी, उनके बारे में देश की जनता का चित्त बहुत स्पष्ट है कि कौन रावणी वृत्ति का प्रतीक है और कौन राम के संस्कारों का प्रतीक है। तो जो कुछ कांग्रेस बोल रही है धरती के उस छोर से लेके इस छोर तक, इसके लिए कहा जा सकता है, वो जो एक पुराना गीत था ना, हर एक रूह घायल हर एक रूह प्यासी। तो मैं कहना चाहूंगा, अब मैं वर्ड नहीं प्रयोग करना चाहता कि वो कौन किस मना स्थिति में है। कांग्रेस के लिए एक ही लाइन में कहूंगा, ये कांग्रेस है या आलमे बदहवासी। तो वो पूरे बदहवासी के आलम में कांग्रेस आ चुकी है। और मैं देश से कहना चाहता हूं इस विषय पे कि ये खतरनाक शक्तियों के, विदेशी शक्तियों के हाथ में कांग्रेस जाने या अनजाने, मैं दोनों बात से कह रहा हूं, जो कांग्रेस के नेता जान रहे हैं वो देश के लिए, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं, अनजाने में टूल बने हुए हैं, उनको समझदारी दिखानी चाहिए और इन नेताओं को रोकना चाहिए। मगर बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट और इन लोगों को यूज करना जानता था, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक। आज उनके द्वारा यूज होने लगा है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद। देखिए, कोलंबिया में ही जहां वो गए हैं, भारत की कई मोटरसाइकिल, जिसमें बजाज है, टीवीएस है, अन्य मोटरसाइकिल्स वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है, उनके आने से पहले एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जो हम आप सबके हाथ में है, मोबाइल हैंडसेट। 2014 से पहले भारत दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर था, क्योंकि आबादी में हम नंबर 2 थे और चाइना नंबर 1 था। आज हम सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। उस समय केवल 2 फैक्ट्री थी, आज 240 फैक्ट्री हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में है। और सबसे हाईटेक मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल के आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, ये बना कौन रहा है? अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आसमान से कोई जिन्न आकर बना रहे हैं क्या? भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है, हम अपना मिसाइल बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना लिया, फाइटर एयरप्लेन बना लिया है। ये बना कौन रहा है? 8 करोड़ हमारे परिवार ऐसे हो गए हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। ये बना कौन रहा है? मुझे लगता है जिसकी नजरों में मोदिया बिंदु हो गया हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग नजर नहीं आती। मोदिया बिंदु यानी मोदी विरोध की मानसिकता नजर पे इतनी चढ़ जाए कि उसे सच दिखाई देना बंद हो जाए, उसे मोदिया बिंदु कहते हैं। और इंडी गठबंधन, जिसके नाम में भले ही इंडिया है पर दिल में इंडिया नहीं है, उसकी आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है। अच्छा, उनके दौरे हुकूमत में जो सड़कों पे आते थे वो कौन थे? अब वो नज़ारे नजर नहीं आते, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो वही है, उनका असेसमेंट हमेशा गलत रहता है। महबूबा जी का असेसमेंट था ना कि जिस दिन धारा 370 हट जाएगी उस दिन तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि डल लेक पे 2 तिरंगे की कतार थी। टीवी चैनल से जाके इंटरव्यू भी लिए। तो मुझे लगता है कि उनके असेसमेंट को फ्रस्ट्रेशन अधिक और एक्चुअल रियलाइजेशन कम मानना चाहिए। मैंने इसका उत्तर दे दिया है। और वो जितने भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें, प्रधानमंत्री जी को कितना भी छोटा साबित करने का प्रयास करें, उससे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की गरिमा पर असर नहीं पड़ता। और अपने को कितना भी महान दिखाने का प्रयास करें, उनकी लघुता में गुरुता नहीं दिखेगी। इसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए,
जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत ना है। यानी भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, आप बड़े से छोटा भी करने का प्रयास करिए तो महिमा नहीं बदलती। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने को कहती है कि साहब ये विदेश में जाकर ये हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो उनके लिए कहता हूं बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मगर ये खानदान का हीरा है या कुछ और है, ये मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं। वैसे तो एक बार देखिए समस्या क्या है कि भारत के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के बाद भी जिन लोगों के दिमाग एक गिरी हुई मानसिकता से ग्रस्त हैं, उन्हें गिरे हुए भारतीय जहाज नजर आ रहे हैं। और ये आज नहीं है, बालाकोट में भी ये पूछते थे कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, और 30 मरे थे कि 300 मरे थे। और ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबूत पूछ रहे थे। मुझे लगता है जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है उसके लिए जो आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब का वो बयान जो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा था 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने हमें जगा कर रात को 2:30 बजे कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिराई है। अब उससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। और अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ने बोला था कि हमने तो सोचा था कि हम फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करेंगे, मगर हिंदुस्तान ने उससे पहले 2:30 बजे अटैक करके हमारे कई जो थे वो एयरपोर्ट्स को डैमेज कर दिया था। मुझे लगता है जो सीधा साक्षात सत्य दिखाई पड़ रहा है उसको कोई न देखना चाहे तो फिर मैं कहूंगा ये दूसरा